स्टूडेंट्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के टॉपिक में जो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक कंटिन्यू था, उसमें चलिए हम फर्दर करते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास आती है इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको बताया है X Limited went into liquidation on 31st December 2012. The assets realized the following amounts: debtors, stock, investment, furniture, plant and machinery. The liabilities were as under: secured creditors, secured in plant and machinery. देखिए यहाँ पर आपको बताया है कि लिक्विडेशन हुआ कंपनी का 31 दिसंबर 2012 में, और एसेट्स जो हैं वो कैसे रियलाइज हुई। एसेट्स थी डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। उनकी वैल्यू बताई है कि इतनी वैल्यू पर वो मार्केट से कैश में रियलाइज कराई गई हैं। और लाइबिलिटीज कैसे हैं? लाइबिलिटीज हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड कैसे हैं? सिक्योर्ड इन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 1,60,000। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 1,60,000 की सेल हुई है, और उसके अगेंस्ट जो हमारे क्रेडिटर्स थे वो थे 60,000 के। ठीक है, तो 1,60,000 में से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 60,000 की हम अगर पेमेंट कर देते हैं, तो उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी से हमारे पास कैश कितना बच जाता है? कितना कैश आ जाएगा? दैट इज ₹1,00,000। ठीक है, 1,60,000 माइनस 60,000, जिसे हम कहते हैं सरप्लस या अमाउंट फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो वो 1,00,000 टोटल कैश में ऐड हो जाएगा, जिससे कि पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट है, इसकी कहीं एज सच एंट्री नहीं होगी लिक्विडेटर की स्टेटमेंट में, कहीं ये शो नहीं किया जाएगा। बट यू शुड कीप इन माइंड कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट हैं, और प्लांट एंड मशीनरी हमारी 1,60,000 की सेल हुई है। 1,60,000 में से पहले हमें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 60,000 दे देने हैं, उसके बाद हमारे पास कैश बचेगा प्लांट एंड मशीनरी का 1,00,000। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिबेंचर्स। इंटरेस्ट पेड अप टू 30th जून 2012, और ये कितने के हैं? 80,000 के। ठीक है, डिबेंचर्स का भी हमारी लाइबिलिटी है, और डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कब तक पे किया है? 30th जून तक। लिक्विडेशन की डेट क्या है? 31st दिसंबर 2012। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था डिबेंचर्स जब ऑर्डर ऑफ पेमेंट किया था, कि जब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है तो डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। अगर उनका कोई पेंडिंग या एक्रूड इंटरेस्ट है, तो वो जो पेंडिंग इंटरेस्ट है वो कब तक के लिए पे किया जाता है? जिस डेट से ड्यू था, और किस डेट तक का? मतलब कम से कम लिक्विडेशन की डेट तक का तो पे करना है। मतलब 30th जून से 31st दिसंबर तक का तो कंपनी पे करेगी, अगर कंपनी इनसॉल्वेंट है। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंसी की पोजीशन उसकी है, तो कंपनी को इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स का है वो कब तक का पे करना होगा? जब तक डिबेंचर्स का रिडम्पशन का डेट होगा। रिडम्पशन का डेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये लास्ट में दिया है। डिबेंचर्स वर रीपेड ऑन 31st मार्च 2013। कि डिबेंचर्स का रीपेमेंट मतलब कि डिबेंचर्स का जो रिडम्पशन है वो कब होना था? 31st मार्च 2013 में। ठीक है, तब हमारे पास सब सारी डेट्स गिवन है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है वो हमें 31st दिसंबर यानी कि डेट ऑफ लिक्विडेशन तक का देना है, या 31st मार्च 2013 नेक्स्ट ईयर का जो 31st मार्च आएगा उस तक का देना है, क्योंकि ये डेट हमारी कौन सी है? दिस इज द डेट ऑफ रिडम्पशन। और ये हमें कब पता लगेगा कि कंपनी की पोजीशन कैसी है? कंपनी अपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगर पेमेंट करने में एबल है, ठीक है, इसका मतलब कि वो सॉल्वेंट है, क्योंकि उसने अपने अनसिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी पेमेंट कर दिया, तो वो सॉल्वेंट है, तो उसे अपने डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रिडम्पशन तक की डेट का देना है। तो यहाँ तक जब हम पहुंचेंगे पेमेंट करते हुए, तभी हमें पता लगेगा कि डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है वो कब तक पे करना है। तो ये हम जब क्वेश्चन अभी करते हैं, देखते हैं। देन unsecured creditors are given: preferential creditors, share capital 40,000, equity shares of 10 each, rupees 4 lakh. Then expenses on liquidation amounted to rupees 1,400.
कि लिक्विडेशन का जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है 1400। द लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन वाज एग्रीड एट 4% ऑन एसेट्स रियलाइज। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन फिक्स किया गया है, जितनी वो एसेट्स रियलाइज करा रहा है उसके ऊपर 4% एंड 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और जितना भी उसने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है उसके लिए 2% उसका रेम्यूनरेशन है। डिबेंचर्स वर रीपेड ऑन 31 मार्च 2013, ये अभी मैंने आपको बताया है डिबेंचर्स का रिडम्पशन की डेट गिवन है। देन प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में, लिक्विडेशन के क्वेश्चन में, जब हमें लिक्विडेटर की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनानी है वो हम बाद में बनाएंगे, पहले हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होगी स्टेप बाय स्टेप। एक लिक्विडेटर के लिए ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो है वो फिक्स है कि किस ऑर्डर से उसने पेमेंट करना है। उस ऑर्डर को आप या लिक्विडेटर जो है अपनी इच्छा से आगे पीछे उसका नहीं, आगे पीछे उसकी पेमेंट नहीं कर सकते। तो जिस स्टेप पे जिस पार्टी को पेमेंट होनी है उसी स्टेप पे उस पार्टी को पेमेंट की जाएगी। तो देखते हैं, ये हमारे पास है लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, बट ये हम इसको बाद में बनाएंगे। देखिए, जब हम लिक्विडेटर की स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हमने इकट्ठा लिखा है यहाँ पर, बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने उसका टोटल रेम्यूनरेशन बताने के लिए यहाँ ये इकट्ठा लिख दिया, लेकिन इसका ये जो कैलकुलेशन है ये स्टेप वाइज होगा, ठीक है। वो कैसे होगा यहाँ पर देखते हैं, इस वर्किंग नोट में देखते हैं। तो ये वर्किंग नोट में देखिए, टोटल अमाउंट अवेलेबल, टोटल अमाउंट अवेलेबल क्या है कि कितना हमारे पास कैश अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। कौन सा है, डेटर्स से आए 56,000, स्टॉक से आया 1,44,000, इन्वेस्टमेंट से 50,000, फर्नीचर से 50,000, प्लांट एंड मशीनरी से 60,000 तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, और बाकी कितना बचा था 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास एसेट्स रियलाइज से आया था अमाउंट, फर्नीचर का, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स एंड टू सरप्लस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 माइनस 60,000, दिस इज 1 लाख। टोटल कितना अमाउंट अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए 4 लाख। तो लिक्विडेटर के ने 4 लाख की जो है एसेट्स उसने सेल की हैं, वैसे उसने 4,60,000 की हैं, क्योंकि 60,000 उसने उन क्रेडिटर्स को दे दिया जो प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट सिक्योर्ड थे। तो टोटल उसने जो उसके पास कैश है फर्दर पेमेंट्स करने के लिए वो कितना है, ₹4 लाख, ठीक है। तो टोटल अमाउंट अवेलेबल ₹4 लाख। इसमें सबसे पहले हमें जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट आता है वो हमारा आता है लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमने उसको स्किप कर दिया। सेकंड आता है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन ऑन एसेट्स रियलाइज, उसने कितने की एसेट्स रियलाइज की हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें एसेट रियलाइज, ये तो 4 लाख है, लेकिन यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, यहाँ पे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये 4 लाख की नहीं, एक्चुअल में उसने जो एसेट रियलाइज की हैं वो 4,60,000 की हैं, क्योंकि 4 लाख प्लस 60,000 जो उसने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट की है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो टोटल है दिस इज ₹4,60,000, ठीक है। उसने एसेट्स 4,60,000 की रियलाइज की है, तो उसका रेम्यूनरेशन 4,60,000 पे कितना परसेंटेज गिवन है, 4%। तो 4,60,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 18,400। तो 4 लाख में से पहले लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ऑन एसेट्स रियलाइज हमने दे दिया 18,400, तो हमारे पास कैश कितना है अभी 3,81,600। फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट में क्या आता है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन में, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,400। तो ये 1,400 हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे दिए। तो ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देने के बाद कैश कितना आता है 3,80,200, ये बच गया। अब इसके बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट में नेक्स्ट स्टेप किसको पेमेंट करनी है, डिबेंचर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए डिबेंचर्स कितने के हमें गिवन है, डिबेंचर्स दिए हैं 80,000 के, और इसका इंटरेस्ट दिया है 38 जून तक का, ठीक है। तो 38 जून का इंटरेस्ट है, देखिए हमारे पास ये 1,20,000, 30,000, 1,50,000 का हमें पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को, और इतना कैश हमारे पास अवेलेबल है। तो यानी कि कंपनी जो है वो सॉल्वेंसी की पोजीशन में है। तो कंपनी इंटरेस्ट कब तक का पे करेगी, डेट ऑफ रिडम्पशन तक का, और 31 कब तक का, 30 जून तक का पेड था।
तो 38 जून 2012 से लेके 31 मार्च 2013 तक का कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है। ठीक है, 1 जुलाई 2012 से 31 मार्च 2013 मीन्स डेट ऑफ रिडम्पशन तक का देना है। डेट ऑफ रिडम ये फिर कितने महीने का हुआ, ये हो गए 9 मंथ्स। तो आप अब डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करिए। डिबेंचर्स है 80,000 और इनटू टाइम 9/12 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस इज 12%, 12/100। तो टोटल इंटरेस्ट डिबेंचर्स का कितना आ गया 7200। तो डिबेंचर्स की पेमेंट कितनी करनी है, 80,000 डिबेंचर्स है और 7200 उसका इंटरेस्ट है, तो टोटल हो गया 87,200। ठीक है, 87,200 ये इस कैश में से 87,200 का अगर पेमेंट कर दे तो कितना कैश बचता है हमारे पास, 2,93,000। अब 2,93,000 किसके लिए अवेलेबल है, फर्दर किसको पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स में हमारे पास अनसिक्योर्ड है और प्रेफरेंशियल है। ठीक है, तो ये आपको बताया है कि 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि मेनली हमारे पास क्रेडिटर्स की दो कैटेगरीज होती हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट हो गई जो कि प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट थे। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में फिर हम एक और कैटेगरी आ जाती है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही होते हैं। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की ही कैटेगरी है, लेकिन सिर्फ क्या इसमें डिफरेंस है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट पहले किया जाएगा। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को किया जाएगा, अदरवाइज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर बेसिकली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और अगर आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर ही देना है, तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे भी कैलकुलेट होगा, क्योंकि अभी आपको बताया कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, पहले लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर कैलकुलेट करना है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के हैं, 30,000 के, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ रेम्यूनरेशन कितना दिया है, 2%। 30,000 का 2% कितना हुआ, 30,000 इंटू 2/100 दिस इज 600। 600 अगर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे, ये इस कैश में से ये दे देते हैं, तो हमारे पास कैश कितना बचता है, 2,92,000। अब हमने लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे कर दिया। अब हमें किसका पेमेंट करना है, नेक्स्ट पेमेंट किसकी आएगी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देंगे 30,000, तो हमारे पास कितना कैश बचता है, 2,62,400। अब किसका पेमेंट करना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 2,62,400 करना है। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे पास कितने हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने दिए हैं, 1,20,000। तो हमारे पास अभी इतना कैश अवेलेबल है, 2,62,400 है, इसमें से हम 1,20,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट कर सकते हैं। मीन्स अमाउंट सफिशियंट है पेमेंट करने के लिए। तो अगर अमाउंट सफिशियंट है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट होगा, अनसिक्योर्ड को कितना पेमेंट करना है, 1,20,000 इंटू 2/100। ठीक है तो ये कितना आ गया, 2,400। 2,400 अगर हम रेम्यूनरेशन लिक्विडेटर को दे देते हैं इस कैश में से, तो हमारे पास कैश कितना आ गया, 2,60,000। अब 2,60,000 में से नेक्स्ट पेमेंट हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कर दी। पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर रेम्यूनरेशन दिया, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट की 1,20,000, और 1,20,000 पेमेंट करने के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कंपनी के लिक्विडेटर के पास कितना कैश बच रहा है, 1,40,000। अब 1,40,000 कैश बच गया। अब ये 1,40,000 किसके पास जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। इक्विटी शेयर होल्डर्स दिए हैं आपको क्वेश्चन में, देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में बताया है 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 4 लाख। हालांकि उनका 4 लाख का था, लेकिन ठीक है 4 लाख तो उनको नहीं दे सकते, जितना भी कैश बचा है वही उनको पेमेंट की जाएगी। तो ये आ जाएगा अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,40,000। ठीक है, तो इतना ही कैश था, 4 लाख का कैश था जिससे पेमेंट करनी थी। स्टेप बाय स्टेप एक जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमने हर स्टेप पे पेमेंट की, और स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करने के बाद
जो लास्ट में कैश बच गया 1,40,000 ये हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया। ठीक है, तो 4 लाख से स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमारा 4 लाख जो है पूरा कंज्यूम हो चुका है, पूरा हमने यहाँ पर पेमेंट कर दी, कैश खत्म हो गया, तो यहीं पर आपका क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। तो जहाँ पर जितने कैश से आप स्टार्ट करते हैं सारे कैश में आप पेमेंट करते चलेंगे एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए, तो जहाँ पर कैश खत्म हो जाएगा वहीं पर आपका क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। तो ये आपको वर्किंग नोट इजी करने के लिए बताया है कि हर स्टेप पे पेमेंट करने के बाद, हर स्टेप के बाद आप देखते हैं कि आपके पास कैश की क्या सिचुएशन है, कैश कितना बच रहा है और उससे आप आगे कैसे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर ये जो आपको बुक में गिवन है, बुक में आपको ये सारा टोटल बता दिया है इकट्ठा, जैसे 18,400, 1400, फिर देन 87,200, 600, ये सारा पेमेंट ऐसे इकट्ठा करके बताया है। लेकिन आपको ये शायद इस मेथड से उतना आसानी से समझ नहीं आएगा, ये मेथड जो है ये ज़्यादा इजी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको कंपनी की या लिक्विडेटर के पास कैश की क्या सिचुएशन है उसका आइडिया हो सकता है। तो ये हमने इस तरीके से पेमेंट कर दी। पहले हमने ये वर्किंग नोट बनाया, इसके बाद हम बनाते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब ये जो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, इसमें देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना होता है, बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 4% ऑन 4,60,000 ये हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर 18,400। एक हमने लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन यहाँ पर कैलकुलेट किया था ये 600। एक लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर था 2,400। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स पे कैलकुलेटेड है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था। अब आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये रेम्यूनरेशन जो है वो डिफरेंट स्टेप्स पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, एक जगह ये 18,400, दिस इज 600 एंड दिस इज 2,400। लेकिन जब हमने इसको लिखा तो यहाँ उसके फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में हमने उसको इकट्ठा करके लिख दिया। तो यहाँ पे आपने इसको इकट्ठा लिख देना है कि ताकि ये बता रहे कि लिक्विडेटर्स का टोटल रेम्यूनरेशन कितना है 21,400। उसके बाद हमने क्या पेमेंट किया था 1,400 का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, देन डिबेंचर्स, बाय डिबेंचर्स 80,000 प्लस इंटरेस्ट वही 9 मंथ्स का 7,200। तो टोटल पेमेंट डिबेंचर्स की थी 87,200। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और उसके बाद है इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को 1,40,000 मिला है कैश। अगर उनको 1,40,000 मिला है तो पर शेयर कितना मिला है, तो ये पर शेयर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 40,000 है। तो अगर 40,000 शेयर्स के ऊपर 1,40,000 का कैश मिल रहा है तो एक शेयर का प्राइस कितना होगा 1,40,000 डिवाइडेड बाय 40,000, दिस इज ₹3.50। ठीक है, तो शेयर का प्राइस मतलब शेयर की वैल्यू इतनी शेयर होल्डर को मिल रही है लिक्विडेशन के टाइम पर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन अभी आपको समझ आया होगा। इसमें वही बात है, 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये सरप्लस कैसे आएगा, और उसके बाद जब हम एसेट्स के रियलाइजेशन, जितनी भी उसने एसेट्स रियलाइज की हैं उसके ऊपर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन होता है, तो ये अमाउंट हमें ध्यान से लेना है। यहाँ पर ये नहीं देखना फिर 4 लाख नहीं लेना। ठीक है, हमें फिर टोटल देखना है कि वो 4,60,000 है। और यहाँ पे डिबेंचर्स का पेमेंट किस डेट तक का देना है, डेट ऑफ लिक्विडेशन तक का या डेट ऑफ रिडम्पशन तक का। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो हैं इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखने हैं। अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक आपको इसमें ध्यान रखना है ऑर्डर ऑफ पेमेंट का, कि किस ऑर्डर से पेमेंट की जाएगी, और सेम ऑर्डर ही फॉलो किया जाएगा सभी क्वेश्चंस में। जितने भी आपके लिक्विडेशन के क्वेश्चंस हैं उसमें सेम ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो है वो फॉलो करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 2, X Limited went into liquidation on 30th June 2013. The following was the position of the company regarding the assets and the liabilities on the date of liquidation. तो आपको लिक्विडेशन की डेट बताई है 30 जून 2013, और जो कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन थी, 10% डिवेंचर्स इंटरेस्ट पेड अप टू 31 मार्च 2013। तो डिवेंचर्स हैं और डिवेंचर्स का इंटरेस्ट कब तक पे किया था 31 मार्च 2013 तक, और कंपनी का लिक्विडेशन कब हुआ है 30 जून
को, ठीक है। तो कितना टाइम पीरियड हो गया ड्यू हुए, मार्च में कर दिया था, लेकिन जून तक का कितना हो गया, अप्रैल मई जून, ठीक है। तो 3 मंथ्स का, अभी 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है डिवेंचर्स के ऊपर पेंडिंग है, ठीक है। अगर डिबेंचर्स की लिक्विड रिडम्पशन की डेट दी होगी तो फिर हम देखते हैं, बट क्वेश्चन में शायद रिडम्पशन की डेट गिवन नहीं है, तो हमें सिर्फ लिक्विडेशन की डेट तक का इंटरेस्ट देना है। तो लिक्विडेशन की डेट तक का इंटरेस्ट कितने महीने का होगा, 3 मंथ्स का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 1,20,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 9,600, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच 10 लाख। एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज, एसेट्स कैसे रियलाइज हुई है, कैश बैलेंस है, machinery, building and debtors. The liquidation expenses amounted to rupees 900. The liquidator's remuneration was agreed at 3% on asset realized excluding cash and 2% on the amount paid to unsecured creditors. देखिए कि लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस बताए हैं और लिक्विडेटर का रेमुनरेशन बताया है 3% ऑन एसेट रियलाइज, जितनी उसने एसेट्स रियलाइज की हैं एक्सक्लूडिंग कैश। कैश को एक्सक्लूड करना है, मतलब इंक्लूड नहीं करना, कैश को आपने एसेट रियलाइजेशन जो उसने टोटल कराई है उसमें इंक्लूड नहीं करना, उसका रेमुनरेशन कैलकुलेट करते हुए। कैश को वैसे तो इंक्लूड करना है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। जब लिक्विडेटर ने पेमेंट करनी है तो पेमेंट में कैश तो लिया जाएगा, लेकिन जब लिक्विडेटर का रेमुनरेशन, ठीक है, लिक्विडेटर को जो पैसा दिया जाना है जो कि उसने एसेट रियलाइज की गई है, उन एसेट रियलाइजेशन के ऊपर जो उसको फीस मिलनी है जिसको हम रेमुनरेशन कहते हैं, उस फीस में इस कैश को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये कैश तो इटसेल्फ कैश की फॉर्म में है, इसके लिए लिक्विडेटर ने कोई एफर्ट नहीं किया है, ठीक है। बाकी एसेट्स को तो मार्केट में सेल करने के लिए, जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, डेटर्स है, तो इन सब से कैश रियलाइज करने के लिए तो उसने एफर्ट किया है, तो उस एफर्ट के बदले में तो उसको फीस मिलेगी, यानी कि उसका रेमुनरेशन मिलेगा, लेकिन कैश के लिए जो है उसको रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड मतलब इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, लेकिन टोटल पेमेंट के लिए इंक्लूड किया जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। और वो क्या रेट है, 2% से, सॉरी 3% से है, और 2% है अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जितना भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अमाउंट पे किया है उसके ऊपर 2% से। अब हमें जो क्रेडिटर्स दिए हैं अनसिक्योर्ड भी दिए हैं और प्रेफरेंशियल भी दिए हैं, तो मैंने आपको हर बार बताया है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर ऑल्सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर भी लिक्विडेटर का रेमुनरेशन होगा और अनसिक्योर्ड पर भी होगा। अगर आपको ये दिया है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे, तो आप सिर्फ ये मान के ना चलें कि ये अनसिक्योर्ड पे ही है, प्रेफरेंशियल पे नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर ऑल्सो बेसिकली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो फिर ये लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, लेकिन ये हम बाद में बनाएंगे, पहले हमें सारा पेमेंट करना है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। कितना कैश लिक्विडेटर ने इकट्ठा कर लिया पेमेंट करने के लिए, कैश इन हैंड कैश कितना था, 12,000 था। एसेट्स रियलाइज कराई उसने, मशीनरी की 60,000 की, बिल्डिंग की है 1 लाख की, डेटर्स किए हैं 56,000 के, ठीक है। तो टोटल हो गया 2,16,000। 2,16,000 तो उसने एसेट सेल करके कैश रियलाइज कराया है, और 12,000 ऑलरेडी कैश कंपनी के पास था, तो टोटल उसके पास कैश कितना आ गया पेमेंट करने के लिए, 2,28,000, ठीक है। 2,28,000 कैश है जिससे कि उसने पेमेंट करनी है। अब हमने ये साइड तो बना ली, लेकिन अभी हम ये वाला साइड, बाय वाला साइड जो है वो नहीं बनेगा। उससे पहले हमें जो है अपने वर्किंग नोट में अपने आप से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब फिर से देखिए हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले है टोटल अमाउंट अवेलेबल पेमेंट करने के लिए। देखिए हमारे पास कितना अमाउंट अवेलेबल है, 2,28,000। 2,28,000 का कैश अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमें किसका पेमेंट करना होता है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट में होता है लीगल चार्जेस, सो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो उसको इग्नोर करें। सेकंड आता है लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन ऑन एसेट रियलाइज, कि लिक्विडेटर का रेमुनरेशन जितनी उसने एसेट रियलाइज की हैं। तो उसने एसेट कितनी रियलाइज की हैं, उसने एसेट रियलाइज की है मशीनरी, बिल्डिंग और डेटर्स, यही 3 एसेट्स को कैश में रियलाइज किया है। वो कितने की है, 2,16,000 की। तो 2,16,000 के ऊपर लिक्विडेटर का रेमुनरेशन कितने परसेंट से है, 3% से है। तो 2,16,000 इंटू 3/100
ये आपका आ जाएगा 6480। तो ये उसने रेमुनरेशन, उसका रेमुनरेशन हो गया जो कि उसने एसेट रियलाइज की है। तो हमारे पास कैश था 2,28,000, तो उसमें से अगर उसका रेमुनरेशन का पेमेंट कर दे तो कितना कैश बचता है, 2,21,520। उसके बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट में नेक्स्ट किसका ऑर्डर आता है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 900 के। 900 का पेमेंट कर दिया तो कितना कैश बचता है, 2,20,620। ठीक है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट में नेक्स्ट किसकी आती है, डिबेंचर होल्डर्स की बारी। डिबेंचर होल्डर्स कितने के आपको बताए हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, डिबेंचर्स हैं 1,44,000 के, प्लस उनका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के बारे में अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर ये 31 मार्च तक दे चुके हैं और डेट ऑफ लिक्विडेशन 30 जून की है, तो 3 मंथ्स का जो है वो ड्यू था, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन होगा। डिबेंचर्स है 1,44,000 के, प्लस इनका 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,44,000 इंटू 3/12 इंटू 10/100। और 3 मंथ्स कैसे आए हैं, ये भी मैंने आपको बताया है, 31 मार्च से लेके 30 जून तक की। ठीक है, 3 मंथ्स। तो ये आ गया 3600। कितना इंटरेस्ट है, 3600। तो टोटल डिबेंचर होल्डर्स को कितनी पेमेंट जाएगी, डिबेंचर्स के 1,44,000 प्लस 3600 उनका इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट आ गया 1,47,600। ये डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट की कितने कैश में से, जब ये हमने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दी तो हमारे पास कैश कितना बचता है, 73,020। ठीक है, 73,020 कैश हमारे पास बच रहा है। अब हमने किसको पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स में सबसे पहले हमारे पास कौन से हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करनी है, 9600। ठीक है। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मींस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे भी लिक्विडेटर का रेमुनरेशन है 2% से। तो पहले 2% से हमने उसका रेमुनरेशन कैलकुलेट करना है। 73,020 कैश बच रहा है, इसमें से पहले लिक्विडेटर का रेमुनरेशन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, 9600 उनको देना है। 2% से रेमुनरेशन है तो 2/100, तो कितना आ गया रेमुनरेशन, 192। ठीक है, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन कितना है, 192। ये हमने रेमुनरेशन दे दिया, तो कैश कितना बच गया, 72,828। अब ये तो हमने अभी रेमुनरेशन दिया है, अब इस कैश में से हमने क्या पेमेंट करनी है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी पेमेंट कर देनी है नेक्स्ट स्टेप पे। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी हमने नेक्स्ट स्टेप पे पेमेंट कर दिया, 9600 का कैश उनको दे दे। तो हमारे पास अब कैश कितना बचता है, 63,228। ठीक है। तो हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर लिक्विडेटर का रेमुनरेशन भी कैलकुलेट कर लिया, वो दे दिया। उसको देने के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी पेमेंट कर दी 9600 की। तो ये सारी कैश में पेमेंट्स करने के बाद हमारे पास कैश कितना बचता है, 63,228। लेकिन ये कैश अब हमें नेक्स्ट पेमेंट किसको करनी है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट देखिए कितना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर गिवन 1,20,000। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो 1,20,000 के दिए हैं, ठीक है, लेकिन उनको पेमेंट करने के लिए कैश कितना बच रहा है, 63,228। अब यहाँ पर ये पॉइंट याद रखने वाला है या समझने वाला है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हमने पैसे तो देने हैं 1,20,000, लेकिन हमारे पास जो कैश बच रहा है वो है 63,228, यानी कि अमाउंट जो है वो सफिशियंट नहीं है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए सफिशियंट नहीं है, तो जितना है उतना ही पेमेंट कर देंगे। लेकिन वो पेमेंट भी करने से पहले लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर हमें कैलकुलेट करना होगा। लेकिन अगर अमाउंट इनसफिशियंट है और लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है। देखिए, जैसे ये हमने ऑर्डर ऑफ पेमेंट में ये रूल्स पढ़े थे, इसमें यहाँ पर आइए, कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये रूल था, when the liquidator is given commission based on the amount paid to unsecured creditors, then preferential creditors will also be considered because they are also unsecured creditors। ये मैं रिपीट कर चुकी हूँ कई बार कि हमें अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए बताया है
तो हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी इंक्लूड करना है बिकॉज दे आर ऑल्सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। देन कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जब हम पेमेंट करते हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है? इफ द सफिशिएंट अमाउंट इज अवेलेबल टू पे द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन फुल, द अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी कैलकुलेटेड विद द फॉलोइंग फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इनटू रेट बाय 100। तो हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है कब? अगर हमारे पास अमाउंट जो अवेलेबल है वो सफिशिएंट है, जो हमने जैसा इलस्ट्रेशन 1 में किया था, सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल था तो हमने सिंपल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया था लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कि कितना अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना है इनटू रेट बाय 100, ठीक है। लेकिन सेकंड कंडीशन एक और आपको बताई है, इफ द अमाउंट अवेलेबल इज लेस देन द अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए अमाउंट जो अवेलेबल है वो कम है, सफिशिएंट नहीं है। जैसे अभी इस इलस्ट्रेशन में है कि अमाउंट हमने 1,20,000 देना है लेकिन हमारे पास अवेलेबल जो है वो कम है, तो उस केस में लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट तो किया जाएगा, उसको रेम्यूनरेशन तो दिया जाएगा, लेकिन रेम्यूनरेशन देने का जो फॉर्मूला है, जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्या होगा? अमाउंट अवेलेबल टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जितना भी अवेलेबल है, या यहाँ पर तो वो था जितना उनको देना है, अब यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? अमाउंट कितना, जितना की अवेलेबल है, ठीक है, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो जितना अमाउंट अवेलेबल है इनटू 100 और डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, इस तरीके से हमें करना है। तो जब हमने लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैलकुलेट किया, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए अमाउंट जो है वो इनसफिशियंट है, पूरा नहीं है, तो जितना अमाउंट अवेलेबल है, ठीक है, अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट कितना अवेलेबल है? 63,228 इनटू रेट, रेट इज 2% डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, तो ये होगा 100 प्लस 2 मीन्स 102। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन आएगा 1240। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन दे दिया 1240 और 63,228 में से लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 1240 देने के बाद कितना कैश बचता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए? 61,988। तो ये जो 61,988 है, दिस अमाउंट विल बी पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यही तक हमारे पास इतना ही कैश था, इस इतने अमाउंट तक हमने पेमेंट कर दी। तो जहाँ पर हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक का हमारा कैश खत्म हो गया, और जहाँ पर हमारा कैश खत्म हो जाता है वहीं पे हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हम फर्दर पेमेंट्स नहीं कर सकते। क्यों फर्दर पेमेंट्स नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो 2,28,000 से हमने स्टार्ट किया था, सारा हमने स्टेप बाय स्टेप कैश में पेमेंट किया। कैश में पेमेंट करने के बाद लास्ट में 61,988 कैश बचा था, वो हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दिया, और उसके बाद कोई कैश नहीं है तो कोई आगे फर्दर पेमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या बनाना है? लिक्विडेटर की स्टेटमेंट। लिक्विडेटर की स्टेटमेंट में देखिए हमने ये साइड तो बना लिया था, अब हमें क्रेडिट साइड का बनाना है। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हमने देखिए तीन जगह कैलकुलेट किया है। फर्स्ट यहाँ पर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 6,480, उसके बाद हमने एक यहाँ पर कैलकुलेट किया था 192, और एक हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे 1240, ठीक है। तो ये हमने क्रेडिटर्स के ऊपर अनसिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे हमने ये लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन अलग अलग स्टेप पे कैलकुलेट किया है, बट हमने लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में उसको इकट्ठा लिखा है। तो टोटल लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना बन गया? 7,912। फिर हमने पेमेंट की थी लिक्विडेशन, पेमेंट की थी हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की 900, फिर डिबेंचर होल्डर्स की, फिर हमने की थी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सॉरी ये आ गया लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर डिबेंचर्स की पेमेंट, और फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। तो यहाँ पर हमारा पूरा कैश जो है वो यूटिलाइज हो गया 2,28,000, ठीक है। तो ये हमारा 2,28,000 जितना यहाँ पर टोटल है
उतना ही इस साइड आना चाहिए, क्योंकि इसी टोटल से हमने सारी पेमेंट स्टार्ट की थी। और जहाँ पर ये सारा हमारा कैश यूटिलाइज हो जाता है वहीं पे हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमारा दोनों साइड का टोटल जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझा दिया। और ये फिर इसका क्वेश्चन का बुक के अंदर वर्किंग नोट है। जो ये वर्किंग नोट मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, लेकिन आपको बुक में इस तरीके से बताया है, टोटल अमाउंट अवेलेबल, और फिर ऐसे इकट्ठा ही पेमेंट करके बता दिया। ठीक है, लेकिन इकट्ठा पेमेंट करके कई बार आइडिया नहीं होता कि हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए कितना अमाउंट बचता है। ठीक है, तो वो मेथड जो है स्टेप बाय स्टेप करना वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, इलस्ट्रेशन 3। A company went into liquidation on 30th June 2013 and the following was the balance sheet on that date. Equity and liabilities, share capital 32,000 shares at the rate 10 each. Unsecured creditors, creditors secured on investment, preferential creditors, bank overdraft, bills payable, building machinery, stock, debtors, investment, cash, profit and loss। ये आपको बैलेंस शीट गिवन है। उसके बाद बताया है द लिक्विडेटर रियलाइज द एसेट्स एज फॉलोज। लिक्विडेटर ने एसेट्स को कैसे रियलाइज कराया है। इन्वेस्टमेंट कितने की, 40,000 की, बिल्डिंग 60, मशीनरी 30, स्टॉक 50 एंड डेटर्स 40,000। ठीक है, तो उसने ये जो भी एसेट्स अवेलेबल थी उनको मार्केट में इतने में रियलाइज कराया है। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू रुपीज 1800। द लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन एग्रीड टू 3% ऑन एसेट्स रियलाइज इंक्लूडिंग कैश। कि लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 3% है ऑन एसेट रियलाइज। अब इसमें बताया है इस क्वेश्चन में इंक्लूडिंग कैश, कि कैश को इंक्लूड करना है। ठीक है, आपको कैश गिवन है बैलेंस शीट में, कैश 2000 का। ठीक है, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स इन्वेस्टमेंट, ये तो सारे कैश में बताया है कि कितने में रियलाइज कराए हैं, और कैश भी लेना है इंक्लूडिंग कैश। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैश के ऊपर भी कैलकुलेट किया जाएगा। एंड 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 2% से है किस पर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर। लेकिन आपको बता दिया एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, यानी कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे नहीं है। ठीक है, अनसिक्योर्ड पे अगर टोटल दिया होता और ये नहीं दिया होता तो आप प्रेफरेंशियल पे भी लेते, लेकिन आपको क्वेश्चन में बता दिया स्पेसिफिकली एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, की आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट नहीं करना, यानी कि पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देनी है, लिक्विडेटर का कोई रेम्यूनरेशन नहीं होगा। उसके बाद जो कैश बचेगा उस कैश में से पहले लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैलकुलेट किया जाएगा, और वो रेम्यूनरेशन देने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट का पेमेंट किया जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें इसका लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनानी है। अगेन हम ये बाद में बनाएंगे, लेकिन हम इसका ये डेबिट साइड बना सकते हैं। कैश बैलेंस हमारे पास है 2000 का। एसेट्स उसने कितने की रियलाइज़ की हैं, मशीनरी 30,000, बिल्डिंग 60,000, डेटर्स 40,000, स्टॉक 50,000, तो टोटल 1,80,000। तो टोटल कैश कितना अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए, 1,82,000। कैश 1,82,000 है पेमेंट करने के लिए। तो फिर से हम देखिए पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने का ऑर्डर से देखते हैं किस ऑर्डर में की जाएगी, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आता है टोटल अमाउंट अवेलेबल कितना है, 1,82,000। सबसे पहले लीगल चार्जेस अगेन नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो सेकंड हमें लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है ऑन एसेट रियलाइज। ठीक है, ऑन एसेट रियलाइज कितना है टोटल, देखिए कैश को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो कितना है, 1,82,000 है ये। लेकिन आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन में बताया है क्रेडिटर्स सिक्योर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। क्रेडिटर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी पेमेंट किया होगा। इन्वेस्ट कितने का, 60,000। तो ये 60,000 के हैं, और इन्वेस्टमेंट कितने की सेल की है, इन्वेस्टमेंट सेल की है 40,000 की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेल की है 40,000 की, और 60,000 के जो थे हमारे पास क्या थे, क्रेडिटर्स थे।
तो क्रेडिटर्स को 40,000 ये दे दिया, ये देने के बाद क्या बचता है, 20,000 के क्रेडिटर्स हमारे पास बच गए। ठीक है, देखिए हमारे पास क्रेडिटर्स थे 60,000 के, इन्वेस्टमेंट थी 40,000 की सेल हुई, तो वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट थे, तो इन्वेस्टमेंट से जो 40,000 आया है वो 60,000 क्रेडिटर्स को, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को तो पेमेंट कर दिया, लेकिन फिर भी वो क्रेडिटर्स हमारे बच गए कितने के, 20,000 के। तो वो जो 20,000 के बच गए हैं, अब वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट सिक्योर्ड थे। इन्वेस्टमेंट से उनको 40,000 तो दे दिया, लेकिन 20,000 रह गया, तो वो जो 20,000 हमारा बच गया, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन देखिए हमें बताया है 2,20,000 आ जाएगा, 40,000, 60,000, 30,000, 50,000 और 40,000 ये उसने जो है रियलाइज किया है अमाउंट लिक्विडेटर ने, इसके ऊपर 3% से, तो ये कितना आ जाएगा 6,660 ये आ गया। तो ये कैश में पेमेंट करने के बाद कितना कैश बचता है, 1,75,340 ये कैश बचा। इसके बाद हमें क्या करना है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देने हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने बताए हैं क्वेश्चन में, 1800 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के बाद कैश कितना बचता है, 1,73,540। और ये कैश जो बच रहा है अब किसको पेमेंट करनी है, हमें डिबेंचर होल्डर्स को, बट डिबेंचर होल्डर्स दिए नहीं है क्वेश्चन में, डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो डिबेंचर होल्डर्स को स्किप कर दीजिए बिकॉज नॉट इन द क्वेश्चन, तो ये है नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट किसकी बारी आती है, क्रेडिटर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन नहीं कैलकुलेट करना, तो सीधा हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को ही पेमेंट कर देनी है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने दिए हैं आपको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं 10,000 के। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 10,000 के हैं, ये हमने पेमेंट कर दिया। तो इस कैश में से 10,000 का पेमेंट करने के बाद हमारे पास कितना कैश बचता है, 1,63,540 ये कैश की सिचुएशन है। अब इसके बाद किसको पेमेंट करनी है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, अब हमें यहाँ पर देखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन करनी होगी टोटल, क्योंकि कई टाइप के आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स गिवन है। एक तो आपको एज सच दिए हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 1,40,000 के, और ये क्रेडिटर्स सिक्योर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000 के। तो ये भी आपको बताया था कि क्रेडिटर्स 60,000 के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट है, इन्वेस्टमेंट सेल हुई है 40,000 की, तो ये जो 20,000 के बच गए वो भी हमारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कैटेगरी में। फिर आते हैं प्रेफरेंशियल, ये तो हो गया। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। एक हमारा है बिल्स पेबल, ये भी हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने होंगे, देखिए यहाँ पर आपको बताया है कैलकुलेशन ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स टोटल। सबसे पहले वही है बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमारे बच गए थे 60,000 के थे, 40,000 का पेमेंट हो गया, 20,000 बच गए, ये अनसिक्योर्ड हो गए। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज सच गिवन है 1,40,000 के, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है 4,000 का, फिर बिल्स पेबल है 2,000 का। तो टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, 1,66,000। ठीक है, कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, 1,66,000। अब 1,66,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, लेकिन अनसिक्योर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को 10,000 का पेमेंट करने के बाद कंपनी के पास कैश कितना बच रहा है, 1,63,540। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए सफिशियंट नहीं है, पूरा अमाउंट नहीं है। ठीक है ना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को तो देना है 1,66,000, लेकिन कंपनी के पास कैश बच रहा है केवल 1,63,540। तो अगर ये अमाउंट सफिशिएंट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, पेमेंट तो करनी है तो जितना अमाउंट है उतना ही करेंगे, लेकिन जब लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है, और वो चेंज फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट कितना अवेलेबल है, 1,63,540। अब वो नहीं लेंगे जितना पे करना है, ये नहीं लेंगे क्योंकि इतना तो अवेलेबल ही नहीं है, तो जितना अवेलेबल है 1,63,540 इंटू रेट, जो रेम्यूनरेशन का रेट है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, 100 प्लस रेट कितना हो गया, 102।
तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना आ गया 3207। तो ये पेमेंट कर दिया 1,63,540 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट के बाद कैश बचा था, उसमें से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया 3207। तो ये लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन देने के बाद कितना कैश बच गया 1,60,333। तो ये जो कैश बचा है ये किसको जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इतना ही कैश बचा था और इतना ही कैश हमने फिर किसको दे दिया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, और उसके बाद कोई कैश नहीं बच रहा। तो यही फिर वही बात है कि जब हमारे पास कैश खत्म हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा कैश एंड हो गया। इतने कैश से हमने स्टार्ट किया था, सारी ऑर्डर बाय ऑर्डर पेमेंट करने के बाद ये पेमेंट हमने जो लास्ट में जो कैश बचा वो किसको किया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। ठीक है, अब हम अपना लिक्विडेटर की स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये साइड हमने बना ली थी, अब हम ये साइड बनाएंगे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। ये उसका एसेट रियलाइज पे था इंक्लूडिंग कैश, और फिर ये उसका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे था, ये टोटल हो गया। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 10,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को गया 1,60,333। यही क्या था ना 1,60,333। यही पेमेंट है लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन 6,660 प्लस 3,207। ये दो उसकी रेम्यूनरेशन है, ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को है, और ये बचा हुआ कैश गया है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। तो 1,82,000 का कैश था, तो 1,82,000 कैश का पेमेंट जो है वो हमने इस तरीके से कर दिया। तो ये हमारा जो बोथ साइड्स है जो क्वेश्चन की इसकी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की, इसका टोटल जो है ये सेम है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और ऐसे ही इसका ये वर्किंग नोट भी गिवन है, आप इस वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और इसमें फिर ही आपको बताया है कि लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे हमने कैसे कैलकुलेट करना है। अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्वेश्चन कीजिएगा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।